हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने और माँ बनने के लिए तमाम प्रयत्न भी करती है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी वो माँ नहीं बन पाती हैं। आज की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में देखा जाता है कि बहुत से लोगों के मन में जब प्रेगनेंसी को लेकर विचार आता है तो बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, एज फैक्टर्स आ जाते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल आ जाती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। चाहे वो औरत हो या पुरुष में बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं प्रेगनेंसी को लेकर। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, डॉक्टर से कब परामर्श करना है, डॉक्टर आपको कोई एडवाइस देते हैं तो आपको क्या करना है, और प्रेगनेंसी से पहले आपके लिए कौन सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ममता त्यागी जी हैं। स्वागत है मैडम। डॉक्टर ममता त्यागी आपको बताएंगी, समझाएंगी, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। संतान न होने पर आखिर महिलाओं पर दोषारोपण क्यों? प्रेगनेंसी से पहले का समय महत्वपूर्ण क्यों? आजकल की लाइफस्टाइल में प्रेगनेंसी ना होने में क्या योगदान है? क्या सुधार करना है अपनी जीवन शैली में जिससे सुधार हो सके? प्री कंसेप्शन क्या है? गर्भ से पहले लड़कों में क्या क्या परेशानियां देखी जाती है? कॉम्प्लिकेशन कब आती है और कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचना है, कैसे पहचाने? मां बनना हर औरत के जीवन में सबसे बड़ा सुखद पल होता है। हर औरत चाहती है कि उसके जीवन में ये पल जरूर आए, लेकिन आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोगों की लाइफ स्टाइल इस प्रकार से हो गई है जिससे कि अब काफी महिलाओं और पुरुष में कंसीविंग के दौरान बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आजकल पुरुषों में ये समस्या बहुत देखी जा रही है कि यहाँ महिला पुरुष चक्कर काटते हैं कि इस समस्या के बारे में तो कैसे निदान पाएं। साथ ही बताया जाता है कि प्री कंसेप्शन कितना जरूरी है, गर्भधारण करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां करने से बचें, क्या मोटापा, धूम्रपान इसकी सबसे बड़ी वजह है? अगर आपको जाननी है सारी महत्वपूर्ण बातें इस विषय से संबंधित तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ टेक से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, जो टॉपिक हमने आज चुना है बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में देखा जाता है कि परेशानी निकल कर आती है। और जब मैं मैम रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि शादी के बाद 20% ऐसे लोग हैं जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आज के जीवन में एक कहा जाए लोगों के लिए उदाहरण है या एक माना जाए एक पार्ट बन गया। उसके बिना लोग अपनी जो फर्टिलाइजेशन है उनका प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया क्योंकि जो लोग किसी और से डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप उनकी बहुत सारी परेशानियों का समाधान हमारे दर्शकों का करेंगी। सबसे पहले मैम मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब किसी महिला की संतान नहीं होती है तो दोषारोपण उसके ऊपर किया जाता है, महिला के ऊपर, जबकि संतान को लेकर पुरुष और महिला दोनों की जिम्मेदारी प्रॉपर होती है, पूरी भागीदारी होती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको ये बताइए कि दोषारोपण आखिर कहाँ तक ठीक है? प्रेगनेंसी यानी बच्चा ना होना शादी के बाद एक समाज में एक सब लोगों की यानी सास ससुर या बड़े लोगों की इच्छा होती है कि प्रेगनेंसी सबसे पहले हो जाए, उसके बाद में चीज़ें देखी जाएं कि क्या आगे लाइफ में करना है। इवन बहुत सी फीमेल्स को तो ये भी कह दिया जाता है कि आप अपने कैरियर के लिए बाद में सोचिएगा, पहले प्रेगनेंसी के लिए प्लान करिए। हमारा समाज अभी पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज़ जहाँ कपल बीच में आते हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों बीच में आते हैं, तो आपने देखा होगा प्रायोरिटी यानी श्रेय तो दिया जाएगा पुरुष को, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका दोषारोपण महिला को किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा माइंडसेट है या जो हमारी सोच है पुरुष प्रधान समाज की, इससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें सफल भी हैं, पर अभी हम इससे पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इसके लिए भी, बांझपन के लिए भी दोष, चाहे कमी पुरुष में क्यों ना हो, लेकिन पुरुष को छुपाया जाता है, कहा जाता है कि ये बताइए मत समाज में कि उसमें प्रॉब्लम है। यही माइंडसेट हमें परेशान कर रहा है। बिल्कुल, मतलब आपने कहा कि अगर कमियां पुरुष में होती हैं तो अधिकतर ये देखा जाता है महिलाओं पर दोष मढ़ दिया जाता है
लेकिन जब आप जैसे डॉक्टर्स किसी का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बताते हैं उनको कि आपको भी अपने टेस्ट कराने चाहिए, स्पर्म काउंट आपको अपने चेक कराने चाहिए, और कई बार ये देखा भी जाता होगा कि पुरुष में कमियां निकल कर आती हैं और आप लोग दवाइयों के माध्यम से या किसी सर्जरी के माध्यम से उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, फिर आगे उनका जो पूरा गेस्टेशन है वो आप लोग मेंटेन करते हैं। अगला सवाल मैं करना चाहता हूँ मैम, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम सब दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है? प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, पहले तो आप ये समझिए कि एक लाइफ की स्टेज है जिसे कहीं ना कहीं हम लोग ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी सिर्फ प्रेगनेंसी, बच्चा पेट में आना, दैट्स अ प्रेगनेंसी। वो एक लाइफ की शुरुआत है। उसकी शुरुआत प्रेगनेंसी ठहरने यानी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से 3 महीने पहले तक हो चुकी होती है। मतलब जिस ओवम यानी जिस एग से फीमेल को बच्चा रहता है उसकी शुरुआत उससे पहले हो चुकी होती है। आपने सुना होगा डीएनए जिसमें हम आनुवांशिक अपनी हेरिटेज रन करते हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है फॉलिक एसिड की। तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी सबसे कॉमन कारण बनता है बच्चों में जन्मजात नुक्स होने का। तो हमेशा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कभी भी आप प्लान करते हैं तो फॉलिक एसिड का सेवन प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले शुरुआत कर दीजिए। दूसरा, कुछ ज़रूरी टेस्ट भी होने आवश्यक हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, आप थैलेसीमिया माइनर या मेजर, कोई ऐसी हेरिडिटरी प्रॉब्लम अपने जेनेटिक्स में रन तो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक डॉक्टर से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। तो अब आप समझे कि गर्भ का मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया वो तब शुरू हुआ है, वो उससे पहले शुरू हो चुका है। ये अलग बात है कि आपको नहीं पता है। बिल्कुल, मतलब आपने कहा कि फॉलिक एसिड का रोल बहुत होता है। और मैम ये क्या पुरुष के लिए है, महिला के लिए, दोनों के लिए होता है? पुरुष के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, फीमेल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसका एक कारण है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में बेबी रहता है या जहाँ उसकी सेल्स डेवलप होती हैं, पुरुष का रोल जहाँ आपके एम्ब्रियो डेवलप हुआ यानी एग और सीमन से मिलकर उसने फर्टिलाइज किया, ओवम बना लिया, अब उन सेल्स का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा फीमेल की बॉडी में, और फीमेल की बॉडी में अगर फॉलिक एसिड कम होगा तो रेप्लिकेशन में दिक्कत आएगी उसको, तो उसकी वजह से डीएनए हैम्पर होगा, फिर जन्मजात नुक्स बनेंगे। ऐसी बात नहीं है, अगर मेल्स के भी जो गैमीट्स हैं यानी उनके जो स्पर्म्स हैं वो हेल्दी नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। हेरिडिटरी का प्रॉब्लम मेल्स की तरफ से भी बच्चे में आ सकती हैं, लेकिन फॉलिक एसिड ज़्यादा ज़रूरी है मदर को, क्योंकि एनवायरनमेंट जहाँ बच्चा बनना है वो मदर का है। तो अगर मोटे मोटे शब्दों में दर्शकों आपको समझाएं तो डॉक्टर साहब ये कहना चाह रही हैं कि प्रेगनेंसी से पहले के जो महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, आपको डॉक्टर से कहते हैं कि परामर्श करना बेहद ज़रूरी है। आप प्रेग्नेंट हैं, आपका एससीजी पॉजिटिव आ गया है, वो ज़रूरी है। उससे पहले है कि आप लोग डॉक्टर से परामर्श करते रहें। अगर कोई भी परेशानी है, जैसे आपने कहा कि सीमन और ओवन का जब जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको अगर फॉलिक एसिड की प्रॉब्लम्स उसमें होगी तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब मैम आज के लाइफ स्टाइल में कैसे देखा जा रहा है, आप एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, आपने ओपीडी में रोज़ देखती होंगी कि बहुत से पेशेंट आपके पास आते होंगे और जानने की कोशिश करते होंगे कि ऐसी हम लोग फिट दिखते हैं, हमारे अंदर ऐसी कौन से ड्रॉबैक्स हैं, कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको बताइए क्या लाइफ स्टाइल है, क्या ऐसे कौन से रीजंस हैं जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर हम शुरुआत करें कि दिक्कत जो हमारा रहना सहना, खाना पीना या लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज जो हम लोग डे टू डे रूटीन में फॉलो कर रहे हैं वो हमें हैम्पर या परेशान कैसे कर रहे हैं। अगर हम मेल्स को लें, सबसे पहले आजकल जिम का बहुत बड़ा फैशन है, सबको 6 पैक एब्स बनाने हैं, पर दिक्कत क्या है, आप जिम जाइए, सारी बातें ठीक है, उसके लिए बहुत से लोग जो स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, वो स्टेरॉइड्स हमारे मेल्स यानी हमारी यंग जनरेशन्स के काउंट्स, आप ये सोचिए 22-22, 23-23 साल के लड़के आते हैं जिनका निल हो चुका है। जब हम इसे रिट्रोस्पेक्टिवली यानी हिस्ट्री में जानने की कोशिश करते हैं, आपको भी क्रिया, तो बहुत बार तो होता है कि वो स्टेरॉइड इंजेक्शंस के रूप में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभी वो हमें बताते हैं कि प्रोटीन शेक्स के रूप में। एक बात यह है कि बहुत बार आपको जिम जाते हैं तो ये कह के दिया था कि ये प्रोटीन है, बट उसकी ऑथेंसिटी यानी उसकी विश्वसनीयता पर कितना भरोसा किया जा सके नहीं कह सकते। तो इसलिए मेल्स में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज की डेट में निकल के आ रहा है वो है जिम और जिम में लिए गए प्रोटीन पाउडर या स्टेरॉइड्स। अब आते हैं फीमेल्स की।
फीमेल्स में आप ये कह लीजिए भारत थोड़ा सा विकासशील देश से विकसित देश की तरफ जा रहा है, तो हम लोगों को खाने पीने की टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खाते तो बहुत हैं, पैम्पर बहुत करते हैं, तो ओवरवेट होते हैं। हर मोर देन 50% ऑफ फीमेल्स जो हमारे पास ओपीडी में आती हैं वो सब ओवरवेट हैं। ओवरवेट कहाँ परेशान करता है? आपने पीसीओएस सुना ही होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं उसे फैशन ज़्यादा बोलती हूँ, रीज़न भी क्योंकि वो लाइफस्टाइल से और आपके खाने पीने से बहुत रिलेटेड है। लेकिन जैसे ही हमने पीसीओएस की डायग्नोसिस बनाई, पेशेंट गूगल करता है और एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में पढ़ने से पहले अपना वेट लूज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर हमें आके बताइए, पहली बात। दूसरा, आजकल अर्ली सेक्सुअली जो स्कूल गर्ल्स होती हैं या कॉलेज गर्ल्स होते हैं वो सेक्सुअली बहुत जल्दी अर्ली एज पर एक्टिव हो जा रहे हैं और उन्हें ना तो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की कोई प्रॉब्लम पता है, ना उन्हें पीआईडी का पता है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जो इन्फेक्शन वो मल्टीपल पार्टनर्स या चेंजिंग पार्टनर्स या अर्ली इंटरकोर्स की वजह से हासिल कर रही हैं। वो आगे चल के ट्यूबल ब्लॉक में प्रेसिपिटेट कर जाता है। जब हम देखते हैं कि पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई हुए, रिकरेंट डिस्चार्ज था, बार बार प्रॉब्लम थी, बट वो सोशल स्टिग्मा की वजह से, क्योंकि अनमेरिड है, घर पे कैसे बताए, डिस्कस किससे करे, वो डिस्क्लोज नहीं करती और इस चीज़ को चुपचाप लेती रहती है। और अल्टीमेटली जब वो मैरिज के बाद हमारे पास आते हैं तो पेशेंट को काफ़ी देर हो चुका होता है उस टाइम। ये डॉक्टर ममता त्यागी जी इस मंच से आप लोगों से बता रही हैं और उससे पहले भी काफ़ी डिग्निफाइड डॉक्टर्स बात को कह चुके हैं, बता चुके हैं। डॉक्टर चाहे अनिल गोयल हों चाहे और भी बड़े डॉक्टर्स हों, इस मंच से कह चुके हैं कि स्टेरॉइड को लेकर, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेकर बोल चुके हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत मेल्स में देखा जा रहा है। आपको लगता है कि लड़का देखने में फिट है लेकिन वो बायोलॉजिकली उतना फिट अंदर से नहीं है कि वो किसी को प्रेग्नेंट कर सके, कंसीविंग करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए बार बार लड़कों से रिक्वेस्ट की जा रही है, आप लोग देखने में फिट लगेंगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो खोखले हो जाते हैं। और वो इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल मत कीजिए, आप लोग पौष्टिक आहार लीजिए जो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैडम आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही, आपने बताया कि मीनार्च जब स्टार्टिंग एज होती है लड़कियों की, जब उनके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उसके दौरान अगर देखा जाता है कि अर्ली सेक्स देखा जाता है। और आपने कहा मल्टीपल पार्टनर्स, ये बहुत आज के टाइम में देखा जा रहा है जो कंसीविंग के साथ साथ आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सर्वाइकल कैंसर का रीज़न बन सकता है, बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं। इसीलिए दो बातों पर बहुत ध्यान दें, जिस प्रकार से मैम ने बताया कि ओवरवेट, आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें। और मैम अगर कहा जाए बायोलॉजिकल एज जो प्रेगनेंसी की होती है खासकर महिलाओं में, डॉक्टर्स लोग ये बताते हैं कि 35 साल से पहले अगर हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हार्मोन्स के चेंज उसके बाद होने लगते हैं। आपके ओवम से जो एग रिलीज होते हैं उनका कम हो जाना, ये भी एक सिम्टम्स, ये भी एक बात मानी जाती है। तो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बताइए कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को कैसे इंप्रूव करें, अपने डाइट चार्ट को कैसे इंप्रूव करें, और लड़का और लड़कियों को ऐसा क्या करना है जिससे आगे चलकर उनको मदरहुड की जो मतलब समस्या है उससे ना जूझना पड़े। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपने एक बार में मुझसे कर डाले, हम एक एक करके उसका जवाब देते हैं। सबसे पहले आता है एज फैक्टर। एज फैक्टर में अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो आपकी जो ओवम की कैपेसिटी, मतलब आपके एग बनने की क्षमता, वो भी कम होगी। उसके अलावा एग की क्वालिटी, एग की क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर जो एग बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोमल एबरेशंस होने की, यानी जन्मजात नुक्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की चांसेस अबाउट द एज ऑफ 30 बढ़ने शुरू हो जाते हैं और 35 के बाद ये एक्सेप्शनली बढ़ेंगे। जो ग्राफ होगा वो बहुत तेजी से उठ जाएगा, 21st क्रोमोसोम। और डाउन सिंड्रोम का बच्चा अगर आप मेरे से पूछे तो एक अभिशाप अपनी ज़िंदगी पर होता है और माँ बाप पर भी होता है। हालांकि अब रिसर्चें चल रही हैं, एक डाउन सिंड्रोम के लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, उन्हें कहा गया है कि राइट टू लिविंग, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। अब आगे चलते हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल की बात करें, डेली आधा घंटा एक्सरसाइज और आधा घंटा योगा लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। योगा करने से हमारी बॉडी का हर बॉडी आर्गन एक्शन में आता है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहते तो ओवरवेट नहीं होंगे, आपको पीसीओडी नहीं होगा, आपको शुगर और बीपी की भी प्रॉब्लम कम से कम रहेगी। थायराइड का भी एक तरह से वेट से बहुत बड़ा रिलेशन है, तो जितना आप वेट कम रखेंगे उतना ही थायराइड की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को कम से कम रहेगी। रही बात अब हम लोग जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गर्ल्स हैं, उन्हें क्या समझाएं? उन्हें हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं
कि ठीक है आप सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करिए, पहली बात। दूसरा, मेडिकल अबॉर्शंस आजकल बहुत कॉमन है। अनमैरिड गर्ल्स या कपल्स हमारे पास आते हैं, बार बार आते हैं रिपीटेडली अबॉर्शन की मेडिसिन लेने के लिए। जानते हैं अबॉर्शन की मेडिसिन आपकी बॉडी को हर बार हार्म कर रही हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यही होता है कि क्या हमें आगे चल के तो दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बारे में फिर मैं एक ही लोगों के आगे सेंटेंस बोलती हूँ, सड़क पे सब चलते हैं, एक्सीडेंट्स किसी किसी के साथ होता है, हेलमेट सब पहनते हैं। मीन्स हो सकता है आपको प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन आप अगर बार बार अबॉर्शन की मेडिसिन लेते रहेंगे और हमें डीएनसी की नौबत आ गई, यानी सफाई की नौबत आ गई, तो बॉडी से इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ ना। अगर आपकी बॉडी से इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा ही। वो आपको इन्फेक्शन के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा कर देगा। फिर हो सकता है आपकी यूट्रस की लाइनिंग डैमेज हो जाए, यानी एशरमैन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। हो सकता है आपके ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं। तो मेरी ये गुजारिश है या रिक्वेस्ट है सब लोगों से, सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से समझिए। अबॉर्शन की मेडिसिन लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बता चुका हूँ, डॉक्टर लोग भी बता रहे हैं, मैम बार बार रिपीट इस बात को कर रही हैं कि प्रोज एंड कॉन्स जो आपने कहा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो होते हैं उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और आपने कहा कि अर्ली स्टेज पर सेक्स हो जाता है, वो आगे चलकर जब शादी होती है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बहुत आती है। और ये ऐसी बातें होती मैम जो हमारे यहाँ सोशल स्टिग्मा इतना है कि डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना वाइफ अपने हस्बैंड को बता पाती है, हस्बैंड अपनी वाइफ को बता पाता है, ना किसी पेरेंट्स से शेयर कर पाते हैं, और परेशानियाँ लगातार बढ़ती जाती हैं और मतलब प्रेगनेंसी में कंसीविंग प्रॉब्लम आती जाती हैं। और इसीलिए बार बार बताया कि जब भी आप किसी से रिलेशन बनाएं, आपने का एसटीडी का जिक्र किया, आपने डाउन सिंड्रोम का जिक्र किया, ये बहुत प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं लेकिन लोग बताते नहीं हैं, उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं और आगे चलकर वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं। जब आपके पास आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि टाइम निकल चुका है, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्रिकॉशंस लेना बेहद ज़रूरी है। हर किसी से अपने संबंध ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप रिलेशन में रहना रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं, किसी में रह रहे हैं, तो हर किसी के साथ ना हो। मल्टीपल पार्टनर्स होना एक तरह से मैम अगर आज के टाइम में माना जाए अभिशाप है, ये बहुत गलत है। अगर आप लोगों को लगता है ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए अच्छा होगा, लेकिन आगे चलकर देखा जाए मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से आपकी और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में आ सकती हैं। मैम डाइट चार्ट किस प्रकार से होना चाहिए अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी का? तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग से पहले इसमें एक क्वेश्चन मैम और करते हैं, लोग कहते हैं पपाया और उसका पाइनएप्पल के लिए, हाँ, तो प्लीज इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पपाया और पाइनएप्पल के रिगार्डिंग ये कहा जाता है, पपाया में पैपेन होता है और अनानास में कुछ ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल हैं जो हमारी बॉडी को और प्रेगनेंसी को हार्म पहुंचाते हैं और अबॉर्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। आपने एक चाइनीज़ का अजीनोमोटो का भी सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 चीज़ें प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली मना है और साइंटिफिकली मना है, ये नहीं बेसलेस नहीं है, वो वाकई में प्रॉब्लम करती हैं, बॉडी को हार्म करती हैं। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि नॉर्मल लोगों को भी करती होंगी, ठीक है नॉर्मल लोगों को करती होंगी, लेकिन अगर आपके अंदर एक बेबी पनप रहा है जिसकी पूरी लाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आजकल फीमेल्स ड्रिंक और स्मोकिंग भी बहुत करने लगी हैं। देखिए हमारे समाज ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फीमेल्स को दी, मेल्स को दी तो फीमेल्स को उससे कहीं ज़्यादा दी है। एक भ्रूण यानी एक बच्चे को आपके अंदर पालना है, अगर 9 महीने तक आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करेंगे और उससे आपके बच्चे के लिए मेंटली हेल्थ बढ़िया हो सकती है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया ऐसा ना करें। इन तीनों फूड को अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें। ये ना सोचें कि नहीं मैंने तो थोड़ा सा ही तो लिया था, आपका थोड़ा सा जहर बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कृपया इसके बारे में ज़रूर सोचें। अब आता है हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी फूड क्या लेना चाहिए। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि डेली कम से कम 1 या 2 फ्रूट जरूर होना चाहिए, फल जरूर होना चाहिए, सलाद प्लेंटी ऑफ होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट कम से कम, फैट जितना मिनिमम हो सकता है। वेट के लिए बहुत ही बैलेंस्ड रहें, बहुत ही सजग रहें। बिल्कुल, और प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स आपने कहा, वाटर का इंटेक आपने कहा, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, और आपने कहा एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से हो, योगा हो। और अगर लड़की जितना हैवी वेट कम होगा प्रेगनेंसी के चांस उतने ज़्यादा होंगे। अगर ये बहुत बार जब मैं रिसर्च कर रहा था ये दिखाया गया कि ओवरवेट होना, ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। अगर महिला में है तो ज़्यादा, अगर पुरुष में भी है तो उसकी स्पर्म काउंट डिक्लाइन करने लगते हैं, मोटिलिटी नहीं होती है,
इसीलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट मैडम भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि इस मंच से आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले और आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, आपने कहा योगा कीजिए और डाइट चार्ट को मेंटेन रखिए। मैम थोड़ा सा हम प्रकाश पुरुषों पे भी डालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि जब भी लड़की पर जिक्र सब लोग करने लगते हैं, पुरुषों में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो खासकर ध्यान देने की ज़रूरत है? जैसे अगर मैं ये नेक्स्ट सेशन हो जाएगा अगर हम ओवुलेशन की बात करें 14 डे की, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ओवुलेशन के दौरान, अगर आपके पीरियड्स के 14 डे के दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाता है कि सीमन 3 एग्स होते हैं वो 3 से 4 दिन तक बहुत प्रॉपर वे में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं फॉलोपियन ट्यूब्स में, और फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हम बाद में जिक्र करेंगे। पुरुषों में ऐसी कौन सी बातों का ध्यान देना है जिससे उनका सीमन एक्टिव रहे? पुरुषों के अंदर अगर हम देखा जाए तो शुगर, बीपी, थायराइड, ये सारी कॉमन हमारे काउंट्स को हैम्पर करती हैं। हमारी सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को हैम्पर करेंगी। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत नुकसानदेह होता है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत है। एक कॉर्पोरेट या एमएनसीज में काम करने वाला लड़का अपने आप में एक बिजनेस को लेके या चीज़ों को लेके इतने स्ट्रेस रहते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई रोल ही नहीं होता। वो हमसे आकर सीधा कहते हैं मैम सीधा IUI कर दो, वी डोंट हैव टाइम। आप हमें टाइम बताएंगे, उस दिन आने को कहेंगी, ओवुलेशन के लिए बताएंगे और हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। हमें मशीन नहीं बनना है, हमें इंसान है और इंसान की तरह रहना है। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश ये है, अपनी लाइफ को और कैरियर को थोड़ा सा अलग रख के एक हैप्पी हेल्दी लाइफ भी जिए। बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी जिए, पहली बात। दूसरा, जो यंग मेल्स होते हैं, क्योंकि हमने जैसे बताया स्टेरॉइड्स का इंटेक पहले ले चुके होते हैं, ठीक है आपने ले लिया, इट्स ओके। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अपने पार्टनर से खुल के डिस्कस करें। ये दोनों के लिए लागू है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। आप दोनों लोग एक लाइफ पार्टनर बने हैं, यानी पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजरनी है आपको। आपके लिए एक दूसरे के लिए ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर कमी है तो मैं इसके ब्लेम करूं। मैं आपको इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को या लड़कों को हम जानते हैं, जब उन्हें पता चला कि एंजियोस्पर्मिया है, यानी उनके काउंट्स नील हैं, और हम लोग बायोप्सी कराते हैं कई बार, टेस्टिकुलर बायोप्सी, उसमें भी ये पता चल पाया कि अब उनके अंदर वो सीमन नहीं डेवलप हो सकता। दे डिड द सुसाइड बिकॉज सोशल प्रेशर उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त आ जाता है कि वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। उन्हें लगता है कि एक लाइफ का पार्ट ख़त्म हो गया तो अब हमारी ज़िंदगी जीने का कोई लक्ष्य नहीं बचा है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि फीमेल्स हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा आता है। किसी को ब्लेम मत करिए प्लीज़, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जीवन भर बढ़ें। कल को आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका पार्टनर हेल्प करेगा, लेकिन एक हेल्दी लाइफ तो जी सकते हैं। सीमन काउंट हो कम नील होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं। वो आप सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं, अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। आजकल सीमन बैंक्स अवेलेबल हैं, IVF की इतनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। पर कृपया इस तरफ बिल्कुल ना बढ़ें। बिल्कुल मैम, अगर जो लोग ऐसा आपने कहा कि अगर सीमन काउंट बिल्कुल नील बता देते हैं तो पहले तो आप लोग ऐसा उपचार करते हैं, उनको ट्रीटमेंट कराते हैं कि सीमन के इंक्रीज़ किया जा सके। हमारे सीमन्स मिलियंस और बिलियंस में टूटते हैं। आप लोगों को डॉक्टर्स तो अच्छे से हम लोगों को काउंसलिंग बताते हैं, तो आप लोग उन लोगों की काउंसलिंग करते होंगे तो ऐसे कौन से क्वेश्चन रेज करते हैं? जैसे कई बार अगर देखा जाता है, अगर किसी पुरुष को पता पड़ जाए, मेल या फीमेल किसी को पता पड़ जाए कि प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम्स आपके आ रही हैं, आगे चल के और विकराल रूप धारण कर सकती हैं, डॉक्टर काउंसलिंग प्रॉपर करता है, उसके बाद भी उनके माइंड सेट प्रॉपर नहीं होता है, और आपने कहा कि सुसाइड जैसे कदम को उठा लेते हैं क्योंकि उनको प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि बच्चा चाहिए, उधर इन लॉज का प्रेशर है कि बच्चा चाहिए, और वो लड़के हैं या लड़कियां अपनी बात किसी को पेरेंट्स को बता नहीं सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में आकर तो उनकी काउंसलिंग, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां क्या हैं? पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, देखिए आज की डेट में हमें अपने बच्चों का खुद ध्यान रखना है, उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाना है। जितना वो मेंटली स्ट्रांग होंगे, लाइफ की जितनी भी नेगेटिव्स में है उसको आराम से कॉप अप कर पाएंगे। अपने बच्चों से खुलकर बात करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ममता जी, आप हमारे इस मंच पर आई और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। आगे हम और सेशन करेंगे प्रेगनेंसी को लेकर, जिसमें बताएंगे कि अगर कोई गेस्टेशन के दौरान है, ट्राइमेस्टर का डिस्कशन करेंगे, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आज समय का अभाव है, स्लॉट पूरा हो चुका है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस मंच पर आई। दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? कुछ टॉनिक हैं आपके पास तो देती जाइए। बस यही कहना चाहूँगी, लाइफ एक ही है, आपके पास ये सिंगल लाइफ है। ये मत सोचिए कि हमारे पीछे कौन था, हमारे आगे कौन है।
आपके पास बेटा है, बेटी है, बच्चा नहीं भी है, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हमेशा एक दूसरे का साथ दीजिए। तो देखा आपने डॉक्टर ममता त्यागी, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट थी, अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखती हैं, वो उन्होंने आपको बताया, मार्गदर्शन किया, आपको समझाया कि प्रेगनेंसी से पहले इन बातों का ध्यान देना है, और जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं आपस में, आज के बच्चे कर रहे हैं, आज के एरा में देखा जा रहा है, एक लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, ये गलतियां हम लोग ना करें, नहीं तो आगे चल के फ्यूचर में जब हम लोग शादी के बाद आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये विकराल रूप धारण कर सकती हैं। इसलिए बचें और मैडम की बातों पर ध्यान दें। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।